चलिए देखो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सभी को नमस्कार और स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी में। देखो प्रीवियस सेशंस में हमने मैट्रिक्स या फिर अव्यूह जिसको हिंदी में बोलते हैं वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया अपने प्रीवियस सेशंस में। अब जो हमारी क्लास रहेगी नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे, इसमें मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा जो अपन पोर्शन बोल सकते हैं जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो 2D वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। 2D में आपको खूब सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं, वो अपन अब स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। देखो अगर वैसे देखा जाए तो 2D कोई एक टॉपिक नहीं है, 2D में आपको खूब सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। जैसे अपन अगर 2D को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहें तो अपन सबसे स्टार्टिंग में अपन पॉइंट से शुरुआत करते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन बनती है, इसमें एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन के बाद में अपन सर्कल बनाते हैं, सर्कल के बाद में अपन पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला। इस तरीके से खूब सारे टॉपिक इस 2 डायमेंशन थ्योरी में कवर किए जाते हैं, है ना। तो देखो 2D की सीरीज में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन इस क्लास से, और इस सीरीज में हम खूब सारे टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। ऐसे मान के चलो आप 15-20 दिन तक आपको ये 2D वाला जो टॉपिक है ये चलने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी ऐसे एग्जाम की बात कर लो जहां पर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पूछा जाता है एडवांस लेवल का। एडवांस का मतलब है अगर सीनियर सेकेंडरी लेवल का अगर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो वहां पर ऐसा कोई भी सिलेबस नहीं होगा जिसमें आपका 2 डायमेंशन थ्योरी सिलेबस में ना हो। 2D में हो सकता है एडवांस लेवल के जैसे एलिप्स और हाइपरबोला ना हो, लेकिन पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्कल और पैराबोला ये 4 टॉपिक तो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिसमें सीनियर सेकेंडरी की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इन सभी टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे बारी बारी। सबसे पहले देखो 2 डायमेंशन अपन पढ़ने जा रहे हैं 2D, है ना। 2D में पहले देखते हैं अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। देखो 2 डायमेंशन या फिर जिसको हिंदी में अपन द्विनिर्देशांक ज्यामिति बोल सकते हैं, है ना। देखो द्विनिर्देशांक ज्यामिति या फिर 2D में अपन सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे पॉइंट, बिंदु। देखो 2D में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोई ना कोई शेप बनाएंगे, 2 डायमेंशन में शेप बनाएंगे। शेप कहाँ से बनने स्टार्ट होती है, किसी एक पॉइंट से बनने स्टार्ट होती है। पॉइंट के बाद में ये अलग से टॉपिक है अपना भाई, वो जो पॉइंट है ना ये अलग से टॉपिक है, इसको अपन अलग से करेंगे। खूब सारे पॉइंट के अपन क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, है ना। वो आज की क्लास में अपन सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये पॉइंट ही करेंगे, है ना, अलग से टॉपिक है ये। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इसमें स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के बाद में अपन सोल्व करेंगे इसमें सर्कल। सर्कल के बाद में पढ़ेंगे अपन पैराबोला, और पैराबोला के बाद में पढ़ेंगे अपन एलिप्स, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन इसमें हाइपरबोला। ये खुद अपने आप में बड़े सारे टॉपिक हैं, ये 6 जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये खुद अपने आप में अलग से टॉपिक रखते हैं इस अपनी बुक में, है ना। और इन हर एक टॉपिक के हम कम से कम 100-150 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। जैसे पॉइंट छोटा टॉपिक है तो पॉइंट के इसमें कम से शायद 65 से 70 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। 65 से 70 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। अगर पॉइंट इस ये छोटा सा टॉपिक अगर देखें तो 65 से 70 क्वेश्चन पॉइंट के सोल्व करेंगे। इसी तरीके से 100-150 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के अपन सोल्व करेंगे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। कुल मिला के जो आपका 2D टॉपिक है, इस 2D टॉपिक में से कम अपन 500 से 600 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और अगर एक टॉपिक के आप इतने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हो विद कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है मैं आपको बस यहाँ पे आके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा अलग से, पता नहीं मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सी मैट्रिक लगा रहा हूँ, कौन सी मैं अप्रोच लगा रहा हूँ, उसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हो और सीधा ही मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूँगा उससे पहले उसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाऊँगा तो कौन कौन सी मैं अप्रोच काम में लेने वाला हूं, कौन से फॉर्मूले में लगाऊंगा। और खूब सारी मैथमेटिक्स में ट्रिक बनती हैं, वो जितने भी सारे फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उन सब की मैं पहले ही चर्चा कर दूंगा आपके सामने, ताकि आप उनके अलग से शॉर्ट नोट बना सको। और शॉर्ट नोट बनाने के बाद में जब आप क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो उन जो प्रॉपर्टी मैंने आपको लगाई है, जो बेसिक्स मैंने आपको बताया है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, उन्हीं के बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। देखो क्या हुआ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो अपनी क्लासेज है वो बीच में रुक गई थी। देखो अपन फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं।
मैं आपको बता रहा था कि जो 2 डायमेंशन थ्योरी है 2D है, उसमें अपन कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, है ना। हर एक टॉपिक वाइज अपन पहले उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे और उस कॉन्सेप्ट के बाद में मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, वो सारे अपन क्वेश्चन सोल्व करते चलेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो 2 डायमेंशंस की जो एकदम बेसिक जो रूट है वो अपन स्टार्ट करेंगे पॉइंट से। अपन एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे 2D, जो 2 डायमेंशन थ्योरी है 2D को अपन एक बिंदु से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना जो टॉपिक है वो है पॉइंट। तो देखो अपन पॉइंट के बारे में जानते हैं, हालांकि पॉइंट के बारे में कोई ज़्यादा कुछ ऐसे फॉर्मूले टाइप या फिर कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज बताने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी अपन थोड़ा बहुत बेसिक इसके बारे में देखेंगे कि पॉइंट में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और जो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। देखो पॉइंट पढ़ने से पहले देखो अपन 2 डायमेंशन में अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अक्सर जो अपन देखते हैं वो ज़्यादातर अपन कार्टेशियन सिस्टम देखते हैं, जिसको अपन कार्तीय निर्देशांक तंत्र बोलते हैं, जिसमें अपन एक्सेस बनाते हैं। एक तो बनाते हैं एक्स एक्सेस एंड दूसरी बनाते हैं अपन वाई एक्सेस। ज़्यादातर अपन यही देखते हैं। अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मुझे कोई पॉइंट पी की अगर लोकेशन देनी है, कोई भी एनी अदर कोई भी पॉइंट मुझे उस पी की अगर कोई लोकेशन देनी है, तो मैं उस लोकेशन देने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अगर वैसे देखा जाए तो ये कोई स्पेस में कोई पॉइंट है और उस स्पेस में कोई पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। वो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन 3 डायमेंशन में मान सकते हैं या फिर 2 डायमेंशन में मान सकते हैं, लेकिन अपना जो टॉपिक है वो 2D है। तो अपन क्या करेंगे, उस स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी को 2 डायमेंशन में दर्शाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत काम में लेंगे अपन, ठीक है, जिसको अपन एक्स एक्स और वाई एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर एक्स एक्स और वाई एक्स से डिनोट कर देंगे तो वो बन जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा बन जाएगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हिंदी में इसको बोल देते हैं अपन कार्तीय निर्देशांक तंत्र, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अगर अपन इसको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आर और थीटा में रिलेशन दिया गया होता है। जैसे अपने पास रिलेशन होता है कि आर इज इक्वल्स टू ए कोस थीटा, आर इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ऐसे करके अपने पास रिलेशन होता है ना। ये रिलेशन देखे होंगे आपने, जहां पर आर और थीटा में रिलेशन आता है वहां पर एक्स और वाई नहीं मिलता। एक्स और वाई जब मिलता है तब तो अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोल देते हैं, लेकिन आर और थीटा में जब रिलेशन मिलता है तो उस रिलेशन को अपन बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जनरली अपने पास 2 तरीके होते हैं किसी भी पॉइंट पी की लोकेशन को दर्शाने के लिए। अपने पास सामान्यतः कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं? 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। अब क्या पोलर कोऑर्डिनेट में भी, ये मैं पोलर बना रहा हूं, ध्यान से समझना, देखो बेसिक है एकदम से, सभी नाम आपके सुने हुए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता किसी का भी क्लियर होगा यहाँ पे। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं क्लियर है तो आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। देखो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए मैंने, एक तो बनाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक बनाया मैंने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। दोनों में अंतर क्या है भाई? अंतर जानने के लिए हमें इन दोनों को जानना होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको आप नहीं जानते होगे लेकिन इसको तो जानते ही हैं भाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट पी को लोकेट करने के लिए, जैसे कोई पॉइंट पी अपने पास यहाँ है, ठीक है, पी मान लिया मैंने, इस पी को मुझे लोकेशन देनी है। लोकेशन देनी है इन द सेंस इसको मुझे नाम देना है कि इस पी पॉइंट, जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। जिस तरीके से अपन अर्थ पे किसी पॉइंट पी की लोकेशन के लिए अक्षांश और देशांतर बनाते हैं, है ना, अक्षांश और देशांतर जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से 2 डायमेंशन में किसी पॉइंट पी की लोकेशन देने के लिए अपन एक्स और वाई निर्देशांक काम में लेते हैं कार्टेशियन में, ठीक है। तो एक्स और वाई दर्शाने के लिए इस पॉइंट पी की जो वाई एक्स से डिस्टेंस होती है वो तो बनेगा एक्स, और जो एक्स एक्स से डिस्टेंस होगी वो क्या बनेगा? वाई कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। उल्टा होता है ये, जो वाई एक्स से डिस्टेंस बनती है, वाई एक्स से डिस्टेंस क्या बनी इसकी? ये बनेगी एक्स, और जो इस पॉइंट पी की जो एक्स एक्स से डिस्टेंस बनती है वो बनेगा इसका वाई कोऑर्डिनेट। और यही आपका क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बस इतना ही होता है इसमें। अगर ये पॉइंट पी मुझे यहां पे दर्शाना होता तो मैं क्या करता? बस यही काम में लेना है, वाई एक्स से डिस्टेंस आएगी वो तो बनेगा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो एक्स से डिस्टेंस आएगी, एक्स एक्स से आएगी, वो बनेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां से देख लो, ये अपनी वाई एक्स है भाई, वाई एक्स ये होती है और एक्स एक्स ये होती है, तो वाई एक्स से डिस्टेंस ये बनी ना, तो ये तो मुझे मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट इसका, और ये एक्स एक्स है, ये डिस्टेंस जो बनी ये मिलेगा मुझे वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो अपन इसमें 4 अलग अलग क्वाड्रेंट बन रहे हैं,
उनमें एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होती रहती है ना भाई। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, उसमें एक्स एक्स पे अपन राइट साइड जा रहे हैं, वाई एक्स में अपन अपर साइड जा रहे हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, बेसिक बातें हैं, है ना। ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होंगे, एक्स तो होगा नेगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव, इसमें दोनों के दोनों नेगेटिव। और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो होगा पॉजिटिव एंड वाई होगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये सारी चीजें मुझे पता है आपको आती हैं, ठीक है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे समझाना है आपको। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या ये लाइन एक्स एक्स है क्या, ये इस लाइन को, हालांकि होता तो ये प्लस की साइड में है, कोऑर्डिनेट तो अपन ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन इस लाइन को अपन एक्स एक्स नहीं बोलते। अब किसमें, पोलर में। इस लाइन को अपन बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोल दो, चाहे थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन बोल दो। अब यहाँ पे अपन आर और थीटा में रिलेशन देखेंगे, किसमें, आर और थीटा में रिलेशन देखेंगे। जिस तरीके से ये एक्स और वाई में रिलेशन था ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट किस में देखेंगे, आर और थीटा में रिलेशन देखेंगे। तो ये लाइन है आपकी इनिशियल लाइन बोल दो, चाहे थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन बोल दो, ठीक है। और ये जो वाई एक्स की जगह जो लाइन बन रही है, ये होती है इसमें इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन बोल दो, चाहे आप इसको बोल सकते हो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब इस लाइन में देखो, यहां पे ये जो पॉइंट होता है 0 0, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 बनते हैं, इसको अपन हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, इंग्लिश में अपन इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या इसको भी यहां पर भी अपन ओरिजिन बोलेंगे क्या, नहीं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को यहां पर अपन पोल नाम से बोलेंगे, पोल, या फिर हिंदी में ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ध्रुव, ठीक है। अब मुझे यहां पर कोई पॉइंट P डिनोट करना है, ठीक है। पॉइंट P डिनोट करता है, तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे वो लेना है एक्स एक्स और वाई एक्स। अब ये ना तो ये एक्स एक्स है, ना ये वाई एक्स एक्स है ना। एक्स और वाई का तो रोल ही नहीं है, यहां पर रोल होगा आर और थीटा का। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आर क्या होता है और थीटा क्या होता है। देखो, सबसे पहले थीटा को बताता हूं मैं। थीटा वो होता है, जैसे आपकी ये इनिशियल लाइन है, ठीक है, इनिशियल लाइन है ये, और ये इनिशियल लाइन कहां से जा रही है, इस पोल से जा रही है कि नहीं। तो पोल से ये जो इनिशियल लाइन है, ये इनिशियल लाइन जो आपका पॉइंट जहां पर आपका आता है, तो ये उस पॉइंट पे कितना एंगल बनाती है भाई। पॉइंट आपका P है ना। अगर मैं आपके पोल और इस पॉइंट P को मिला दूं, ये मैंने मिला दिया, इनको ज्वाइन करवा दिया, पोल को और पॉइंट P को, इसको मैंने P नाम दे दिया, ठीक है। इनको मैंने ज्वाइन करा दिया, तो ये जो OP लाइन है, इसको O से बोलते हैं, पोल को, ठीक है। तो ये जो OP लाइन है, ये OP लाइन इनिशियल लाइन के साथ में जो भी एंगल बनाती है, वो क्या होता है, थीटा एंगल होता है। तो ये मैंने बोल दिया इसको थीटा, ठीक है। क्या बोला मैंने, कि जो आपकी ओपी लाइन है, ओपी लाइन इनिशियल लाइन के साथ में जितना भी एंगल बनाती है, उसको बोलते हैं थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो एक तो बन गया थीटा। और ये जो ओपी डिस्टेंस है, ओपी को बोलते हैं अपन आर। तो मिल गया कि नहीं मिला आपको, आर और थीटा मिल गया। आर और थीटा मिल गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, आर और थीटा। आर और थीटा कोऑर्डिनेट बन गई। अब मैं अगर यहां पर कोई दूसरा कोई पॉइंट P ले, मैं क्यों ले लिया, चलो इसको मैंने नाम दे दिया कि ये है R1 एंड थीटा 1, ठीक है। इसको मैंने R1 थीटा 1 नाम दे दिया। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि R1 और थीटा 1 का मतलब क्या है। तो R1 और थीटा 1 का मतलब आप ये बताओगे कि जो O से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस है, वो तो क्या है, R1 है, और ये जो एंगल है, ये क्या है, थीटा 1 एंगल है। यही आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखो, पॉइंट को पढ़ने से पहले, बिंदु को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें जान लेना जरूरी है। हालांकि टाइम लगेगा, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जो बाद की जो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो यहां से काफी ज्यादा विकसित होगी। अब मुझे बाद में सारी चीजें बताने पर ये चीजें, इनका रिपीटेशन मुझे नहीं करना होगा। अब अगर मैं यहां पर ये चीजों को स्किप कर देता, तो मुझे बाद में ये सारी चीजें बतानी पड़ती। इससे अच्छा है जितने भी सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो सारे मैं पहले ही बताते चलूं। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तब किसी भी प्रकार की वहां पर दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो ये देखो, दो कोऑर्डिनेट बता दिया मैंने। अब क्या होगा, अब इन दोनों में रिलेशन बनेगा कहीं ना कहीं। इन दोनों में रिलेशन बनेगा कैसे, अब कहीं पर मुझे, जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमारा कार्टेशियन से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, उसको हमें पोलर में चेंज करना होगा। कहीं पर पोलर से हमें कार्टेशियन में चेंज करना होगा। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं अपन। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखने के लिए देखो, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, ठीक है, ये रिलेशन देखते हैं। अब यहां पर देखो, इन्हीं पे देखते हैं अपन। ये इस पॉइंट P को हमने नाम दिया XY।
अगर ये इसी लोकेशन पे, देखो दोनों मैंने सेम ही लोकेशन पे माने, दोनों पॉइंट पी मैंने सेम ही लोकेशन पर माने। अगर ये कार्टेशियन में होता तब तो अपन इसको एक्स वाई बोलते, अगर ये पोलर में है तब इसको अपन आर और थीटा बोल रहे हैं। तो रिलेशन निकाल सकते हैं ना यहां से। देखो देखें, ये मैंने बना दिया। अब मैंने इनको दोनों एक साथ ही बना दिया। भाई ये आपका एक्स एक्स भी है, जब मैं इसको कार्टेशियन की तरह काम में लूंगा तो ये एक्स एक्स है, और पोलर की तरह काम में लूंगा तो ये इनिशियल लाइन है। ये वाई एक्स और इमेजिनरी लाइन दोनों की तरह है, ठीक है। मैंने पॉइंट ले लिया पी यहां पे, ठीक है, और जिसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए आर और थीटा। आर और थीटा कोऑर्डिनेट लेने से मतलब है कि ये जो ओपी डिस्टेंस है ये तो है आर, और ये एंगल है ये क्या है थीटा, ठीक है। अब अगर क्या करूं मैं इसको एक्स एक्स मान लूं, अगर मुझे, अब मैं क्या कर दिया इसको कन्वर्ट कर दिया कार्टेशियन में। अभी तक तो देखो ये पोलर में है, इसको मैंने कार्टेशियन में अगर चेंज करूंगा मैं, तो ये क्या बनेगा, आर और थीटा की जगह एक्स वाई बनेगा कि नहीं, ये क्या बनेगा एक्स वाई। अब एक्स वाई का मतलब क्या होता है भाई, एक्स वाई का जो मतलब है ये यही नहीं होता क्या कि जो एक्स एक्स से डिस्टेंस है ये तो क्या है वाई, और जो वाई एक्स से डिस्टेंस है ये क्या है एक्स है। बताया था मैंने भाई, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि उसकी वाई एक्स से डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट से मतलब होता है उसकी एक्स एक्स से डिस्टेंस। ये देखो ये एक्स एक्स है और ये क्या है वाई एक्स है, ठीक बात है। अब देखो यहां पर अपने पास इस डायग्राम में एक्स भी है, वाई भी है, आर भी है और थीटा भी है, चारों चीज है। अब इन्हीं चारों चीजों पे अपन रिलेशन निकालेंगे। देखो इसको मैंने एम मान लिया, तो ट्रायंगल बन रहा है आपका ओ पी एम, ट्रायंगल ओपीएम बन रहा है। हालांकि ये चीजें जो स्टैंडर्ड पे बताऊंगा ना वही चीजें याद रखनी है आपको, ये ट्रायंगल वगैरह कुछ आपको याद नहीं रखना, ठीक है। ये जो ट्रायंगल ओपीएम बन रहा है, इस ओपीएम ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या बना, आधार बनेगा, ये क्या बनेगा कर्ण बनेगा, और ये क्या बनेगा लंब बनेगा, ठीक है। ये एंगल थीटा है अपने पास। अब ये आर है कर्ण इसका, और आधार अपने पास इसका एक्स है। देखो ये ऊपर वाली डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये ओ एम भी डिस्टेंस एक्स नहीं होगी क्या, तो अपन यहां पर कोस थीटा नहीं लगा सकते क्या, कोस थीटा या फिर साइन थीटा दोनों ही लगा के देखेंगे अपन। कोस थीटा जब लगाएंगे तो देखो ये वाई भी तो है, तीनों चीजें हैं अपने पास इसकी। तो अगर अपन इसमें कोस थीटा लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहां पे क्या है ओ एम डिस्टेंस, ओ एम कितना है एक्स है, तो ये मैंने लिखा x, ठीक है। और कर्ण कितना है इसका r है, ये मैंने r लिख दिया। अब यहां पर देखो ये रिलेशन बन गया x इज इक्वल टू r कोस थीटा। देखो देखें पोलर और कार्टेशियन में रिलेशन नहीं है क्या, x आ रहा है r आ रहा है थीटा आ रहा है, तो ये x r थीटा में रिलेशन बन गया ना, x इज इक्वल टू r कोस थीटा। और इसी तरीके से इस ट्रायंगल में आप साइन थीटा भी लगा सकते हो, लंब बटे कर्ण, लंब कितना y, कर्ण कितना r, तो y अपॉन r, तो r बराबर सॉरी क्या बन गया y बराबर क्या बन जाएगा r साइन थीटा। रिलेशन बना कि नहीं बना, देखो x इज इक्वल टू बन गया r कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू बन जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। ये दो रिलेशन बन गए अपने पास। इन दो रिलेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसमें और भी ज्यादा रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो r से r कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन जाएगा टेन थीटा। अब टेन थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा y अपॉन x। तो यहां से आप ये रिलेशन बना सकते हो, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। ये हमें याद रखनी है, ये जो चारों चीजें लिखी है ना मैंने बॉक्स में, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। ये रिलेशन बनता है x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, टेन थीटा अगर पूछे तो y अपॉन x, ठीक है। ये बेसिक बातें होती हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये हमने पॉइंट के बारे में देखा। अब देखो कुछ अपन आगे चलते हैं। देखो हमने कार्टेशियन मैंने आपको बता दिया, ये इनके बीच में रिलेशन मैंने आपको बता दिया। हालांकि एक रिलेशन आप और निकाल सकते हो, है ना। रिलेशन क्या निकालोगे, देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, कहां गया वो पेज, देखो रिलेशन अपन निकाल सकते हैं। जैसे ये ओपीएम अपने पास क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो देखो ये इसको मैं अलग से बना देता हूं, ये OPM ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये डिस्टेंस r है, ये y है और ये x है। तो इसमें अपन एक और डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये एक और रिलेशन बनता है इसमें। ये तीन चार रिलेशन आपको याद रखने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, x बराबर r कोस थीटा होगा, y बराबर r साइन थीटा होगा, एंड टेन थीटा पूछे तो ये y अपॉन x के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं, इसमें अलग जो कंसेप्ट आता है इसका
वो देखो अपन रिफ्लेक्शन देखेंगे। जैसे अपने पास ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये याद रखने आपको। भाई क्वेश्चन आएगा सीधा एग्जाम में कि ये अपने पास कोई पॉइंट पी है ना, इस पॉइंट पी का एक्स एक्स के साथ में रिफ्लेक्शन निकालो कितना होगा। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब। देखो जो शॉर्ट नोट बना रहे हो ना आप, उसमें आप लिख सकते हो रिफ्लेक्शन, बस इतना लिख लो रिफ्लेक्शन, या फिर अगर हिंदी मीडियम से हो तो आप लिख लो प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लिख लो। देखो कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी है। अब देखो शॉर्ट नोट बनाने का तरीका बताता हूं मैं आपको। आपने लिखा रिफ्लेक्शन लिखा और प्रतिबिंब लिखा, तो आपको इसके बाद में नेक्स्ट लिखना है कि एक्स एक्स के साथ में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, वाई एक्स के साथ में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, एंड थर्ड देखेंगे ओरिजिन के साथ में अगर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो क्या होगा। और पॉइंट अपने पास पी है, इसको जनरली अपन एक्स और वाई से मान लेते हैं, ठीक है, कार्टेशियन की ही बात कर रहे हैं अपन। कोई पॉइंट पी एक्स और वाई पे है, ठीक है, एक्स वाई लोकेशन पे है। अगर इस एक्स वाई लोकेशन पे कोई पॉइंट पी है और ये एक्स एक्स है, इस एक्स एक्स की जगह अपन क्या अगर रख दें, कोई कांच या फिर कोई मिरर रख दें, है ना, यही होता है ना रिफ्लेक्शन, कांच से ही तो बनेगा। अगर यहां पर एक्स एक्स की जगह कोई हमने मिरर रख दिया तो इसका रिफ्लेक्शन कहां बनेगा भाई, यहां पे बनेगा। देखो एक चीज मैं आपको निकाल के बताऊंगा, इसका फॉर्मूला रटाऊंगा नहीं, सीधा मैं निकाल के बताऊंगा। देखो ये कैसे बनेगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां बना, यहां बनाना। अब ये बताओ मेरे को कि इस पॉइंट ये जो पी डैश मिला है इसकी लोकेशन क्या होगी, बस यही इसका क्या आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट पी एक्स वाई है तो इसका एक्स एक्स के साथ में रिफ्लेक्शन कितना आएगा ये निकाल के बताना है। तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली डिस्टेंस क्या है, वाई एक्स के साथ में डिस्टेंस तो क्या होती है, एक्स होती है, एंड एक्स एक्स के साथ में डिस्टेंस क्या होती है, वाई होती है। और एज इट इज ये कि ये डिस्टेंस कहां आएगी, नीचे आएगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, वाई बनेगा, ये भी क्या बनेगा, एक्स बनेगा। तो यहां पे तो एक्स और वाई दोनों सेम ही मिलेंगे हमें, लेकिन साइन इस पे डिपेंड करेगा कि साइन पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा। यहां पर तो हमें एक्स और वाई ही मिलेंगे क्योंकि इसकी वाई एक्स से डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, एंड एक्स एक्स से डिस्टेंस कितनी, वाई। तो यहां पर हमें एक्स और वाई ही मिलेंगे, लेकिन इसके साइन है वो डिपेंड करेंगे कि पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव। ये डिपेंड करेंगे आपके क्वाड्रेंट पे, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। क्वाड्रेंट पे देखेंगे, इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स तो पॉजिटिव होता है एंड वाई नेगेटिव, तो एक्स तो पॉजिटिव रहेगा और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे, एक्स माइनस वाई मिलेंगे। क्या मिलेंगे यहाँ पे, एक्स माइनस वाई। अगर आप पॉइंट पी एक्स वाई का आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो ना, तो एक्स एक्स के साथ में रिफ्लेक्शन उसको मिलेगा आपको एक्स माइनस वाई रिफ्लेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई। अगर आप वाई एक्स से रिफ्लेक्शन देखोगे तो वाई एक्स ये कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ना, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी भाई, डिस्टेंस तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, एक्स और वाई ही रहेगी डिस्टेंस तो, लेकिन साइन डिपेंड करेंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये बनेगा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये मिलेगा आपको माइनस का एक्स प्लस वाई, ठीक है। अगर ओरिजिन से देखना है आपको भाई, ओरिजिन से देखोगे ना तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा एकदम भाई, ओरिजिन से अपोजिट। देखो ओरिजिन आपका यहाँ पे, पॉइंट पी यहाँ पे, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां मिलेगा आपको, यहां पे। अगर ये यहां है तो यहां, अगर ये यहां होता तो यहां होता, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पॉइंट पी मिलेगा। ये वाली सारी चीजें सेम ही रहेंगी, है ना भाई, ये सेम आएगा, यहां पे आएगा लगभग, है ना, सेम आएगा। ये पी पॉइंट यहां पे है, पी डेस मान लो इसको, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, सेम ही मिलेगा, एक्स और वाई तो सेम मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आपको ये डायग्राम बना के देखना होगा क्या, नहीं। ये तो मैंने आपको भाई समझाया है कि ये इस तरीके से है, आप सीधा अगर आपको एग्जाम में आप भूल जाते हो, जो मैं अभी ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक आप अगर एग्जाम में भूल जाते हो तब आप ये वाली टेक्निक लगा सकते हो। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सीधा याद रखने का तरीका याद रखना है, ठीक है ना। वो सीधा आपको तरीका ये याद रखना है कि जब आप पॉइंट पी एक्स वाई को एक्स एक्स के साथ में रिफ्लेक्शन दे रहे हो तो एक्स को तो रखोगे आप सेम टू सेम ऐसा का ऐसा, जो बचा हुआ वाई है उसका साइन आप पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो एंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, बस ये इतना याद रखना है। देखो क्या बताया मैंने, एक्स और वाई का आपको, एक्स वाई का क्या देखना है आपको, रिफ्लेक्शन देखना है। तो एक्स को तो रखो एज इट इज सेम, वाई का साइन चेंज कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपन उसका वाई एक्स के साथ में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो क्या करेंगे, देखो वाई को वाई की जगह सेम ही रखा, वाई को सेम रखेंगे, जिसके साथ में अपन रिफ्लेक्शन देख रहे हैं उसको तो रखेंगे सेम,
और जो बचा हुआ है उसका साइन कर देंगे अपोजिट कर देंगे, पॉजिटिव से क्या कर देंगे नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता तो अपन पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है नेगेटिव ही रखेंगे, अगर ये यहाँ पर नेगेटिव होता ना तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना, ये समझ में आने की बात है ये। अगर अपन ओरिजिन के साथ में देखते हैं तो दोनों को साइन चेंज कर दो, ओरिजिन के अबाउट में दोनों के साइन अपन क्या कर देंगे अपोजिट कर देंगे, बस ये याद करने की ट्रिक है ये, ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो ये। अब देखो ये तो बात करी अपने रिफ्लेक्शन की, ये बात करी हमने किसकी, रिफ्लेक्शन की बात करी। अगर अपन क्या करें रिफ्लेक्शन के बाद में जो आपका नेक्स्ट इसमें है ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखो वहां पर आप जब अपने शॉर्ट नोट बनाओ ना तो आपको कुछ भी ये डायग्राम, हालांकि मेरे हिसाब से बनाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम हटा दो आप, जब शॉर्ट नोट आप बनाओ ना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस क्या करो ये इतना बना लो आप कि रिफ्लेक्शन हिंदी में लिख लो प्रतिबिंब, आपको ये पॉइंट P लिख लेना है जिसके कोऑर्डिनेट आप एक्स वाई ले रहे हो, अगर इसके एक्स एक्स के रिफ्लेक्शन लेऊंगा तो ये एक्स माइनस वाई बनेगा, वाई एक्स से माइनस एक्स वाई, ओरिजिन से बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई, बस ये इतना बना लो आप शॉर्ट नोट में, ठीक है, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बनाना। नेक्स्ट अपन चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को हिंदी में परावर्तन या फिर ऐसे करके बोलते हैं कुछ, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस, एक्सों का रूपांतरण। एक्सों का रूपांतरण क्या मतलब होता है, तो भी एक्स कौन से होते हैं, ये एक्स होते हैं अपने पास, एक्स एक्स होता है और वाई एक्स होता है ना, ये एक्स एक्स है और ये क्या है वाई एक्स, यही तो होते हैं भाई, एक्स यही तो होते हैं ना, एक्स एक्स और वाई एक्स। तो इनका रूपांतरण कैसे करेंगे ये समझने के लिए चलो मान लिया मेरे पास कोई पॉइंट P यहां पे है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स एक्स बना दी मैंने, ये वाई एक्स मैंने बना दी, इस लोकेशन पे कोई पॉइंट P हमारे पास एक्स वाई बना हुआ है, ठीक है। अब हमें करना है इसके एक्सों का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जो एक्स एक्स और वाई एक्स जहां पर पड़े हैं ना उनको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन से हटा के अपन कहां कर रहे हैं, किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर रहे हैं, किसी दूसरी लोकेशन पर अपन क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखो ये एक्स एक्स फिलहाल क्या है, इसकी ओरिजिनल जो पोजीशन है ये एग्जैक्ट यहीं पे है, पॉइंट P यहाँ है, ये एक्स एक्स यहाँ है और वाई एक्स यहाँ है। हम क्या कर देंगे पॉइंट P तो रखेगा एकदम अपनी जगह पर ही, पॉइंट P जो है ये अपनी जगह पर रहेगा, बस अपन स्थान चेंज कर देंगे एक्स एक्स और वाई एक्स का, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना इनकी जगह चेंज कर देंगे। तो ये मैंने मान लिया कि यहां पर इस लोकेशन में ये कोई पॉइंट P H K है, यहां पे ध्यान से सुनना, ये कोई पॉइंट P H K है, फिलहाल इस वाले कंडीशन पे देखेंगे तो कोई पॉइंट P H K है, ठीक है, और इस H K पे मैंने बना दिया ये वाई एक्स बना दिया और ये मैंने बना दिया एक्स एक्स, ये मैंने इसको हटा के यहां पे कर दिया। अब क्या बन गया, नई पोजीशन आपके पास एक्स एक्स तो ये है और ये क्या है वाई एक्स है। अब बताओ मेरे को कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, भाई पहले तो ये पॉइंट P यहां से ओरिजिन यहां पे था इसका, अब इसका ओरिजिन कहां गया यहां पे, तो इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे ना। तो क्वेश्चन ये आएगा कि किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपनी ओरिजिनल स्थिति, अपनी जो उसकी जो मूल स्थान है वहां से हटा के अगर अपन उस कोऑर्डिनेट को किसी दूसरे कोऑर्डिनेट HK पर अगर अपन उसको ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्थानांतरित कर देते हैं तो आपका जो पॉइंट P XY है उसके नए कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे। तो यहां से तो अपन निकाल ही सकते हैं सीधा ही, देखो पहले अपने पास x और y ये था, ये डिस्टेंस क्या थी, ये y थी, ये डिस्टेंस क्या थी, ये x थी, x थी ये डिस्टेंस। अब क्या हो गया, अब हमें यहां से निकालना है, तो ये जब हमने h के कोऑर्डिनेट बनाया तो यही था ना, ये वाली डिस्टेंस तो क्या थी इसमें k थी और ये वाली डिस्टेंस क्या थी इसमें h थी, ठीक है। तो ये k और ये क्या बना, ये यहां से यहां तक, सॉरी ये यहां से यहां तक का ये क्या बनेगा h बनेगा। तो क्या करेंगे अब, यहां से जब इसको निकालेंगे ना तो x में भी h माइनस कर देंगे और y में से भी क्या कर देंगे k माइनस कर देंगे। तो इसका जो नया कोऑर्डिनेट है ये हमें मिल जाएगा x माइनस h y माइनस k। अब देखो क्वेश्चन ये बनता है कि इस कंडीशन में तो मैंने निकाल लिया, अब अगर ये यहां पे हो जाता, भाई इसको मैंने, जरूरी थोड़ी है मैं इसको एच के में ऊपर की ओर ही सरकाऊंगा, मैं इसको यहां पर भी सरका सकता हूं, है ना, इसको मैं अलग से लोकेशन में इसको यहां पर भी लेके आ सकता हूं,
है ना। मैं इसको इस वाले क्वाड्रेंट में भी ले जा सकता हूं, यहां पर भी जा सकता है, ये यहां पर भी जा सकता है ना। खूब सारी पोजीशन बनती हैं इसमें, ये इसमें यहां पर भी आ सकता है ना, अलग अलग पोजीशंस पे ये आ सकता है। तो क्या ये यही फॉर्मूला होगा का? हाँ, तो यहां पर भी ये हर एक कंडीशन में यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो आपको ये लेना है कि अब देखो शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं आपको, ये वाला डायग्राम कोई मतलब नहीं है इस डायग्राम को बनाने से, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, ठीक है। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, ठीक है, इसके आपको क्या लेने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में नए कोऑर्डिनेट लेने हैं, ठीक है। आपने क्या करा, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपने कहां से कहां तक किया, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपने किया, आपका ओरिजिन पहले 0 0 था, 0 0 से आपने कर दिया एच के पे, भाई एच के माना था मैंने, एच के कोई भी कोई पॉइंट हो सकता है ना। इस पे रिलेटेड मैं आपको अभी एक क्वेश्चन सोल्व करके बता दूंगा ताकि आपको यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। 0 0 से मैंने एच के पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो अब क्या होगा, नए कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, पी के नए कोऑर्डिनेट बन गए जैसे एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। तो अब आपको एक्स डैश निकालना है, वो कितना होगा, एक्स माइनस एच होगा, बस ये याद रखना है। और वाई डैश निकालना है, वो कितना होगा, वाई माइनस के होगा। जो आप नया कोऑर्डिनेट ले रहे हो ना, वो माइनस कर दो पहले वाले में से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चंस देख लो, चलो अब यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनसे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन सोल्व करके देख लेते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चंस ये है, इसके नीचे एग्जांपल दिया हुआ होगा शायद। यदि एक्सों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को -2 3 बिंदु पर स्थानांतरित करें तो, देखो ये क्वेश्चंस है अपने पास, क्वेश्चंस है ये, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से, पूरा पढ़ के बता देता हूं मैं। यदि एक्सों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को -2 3 बिंदु पर स्थानांतरित कर दें तो क्या होगा। देखो मूल बिंदु ये था, इसको स्थानांतरित किया हमने एच के पे, और ये बोल रहा है कि मूल बिंदु 0 0 को कहां पे स्थानांतरित कर रहे हैं आप, -2 3 पे, -2 3 पे स्थानांतरित कर दिया, तो ये एच और के की जगह यही तो काम करेगा, ठीक है। -2 3 की जगह स्थानांतरित कर दिया, तो आपको बताना है कि बिंदु 9 -11 के नए निर्देशांक क्या होंगे। तो पी आपके पास ओरिजिनल पोजीशन में कितना था, 9 -11, भाई इस वाले मूल बिंदु की तरह देखेंगे तो पी की पोजीशन क्या थी, 9 -11, तो जब ये यहां पे आ जाएगा तब नई पोजीशन क्या होगी। तो सिंपल सा है, एक्स डैश क्या होगा, एक्स माइनस एच होगा, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कितना, भाई एक्स वाई ये था, तो 9 माइनस एच कितना है, माइनस का 2, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये बन गया 11। एंड वाई डैश कितना हो गया, वाई माइनस के, तो वाई कितना, माइनस का 11, और के कितना 3, तो -14। ये अपने पास एक्स डैश वाई डैश की नई पोजीशन आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, पी डैश जो है ये हमें मिल जाएगा 11 और -14। ये क्लियर हुआ क्या। अब देखो ये तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा, ये बोलते हैं अपन इसको फर्स्ट टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमने पैरेलल देखा है अभी तक, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो पैरेलल ही तो क्या हमने, ये एक्स एक्स यहां पे था, इसको हमने पैरेलल यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एक्स एक्स को यहां पर मतलब ऐसा का ऐसा उठा के इसको इस साइड ले गए, इस साइड ले गए, इस साइड ले गए, या फिर इस साइड ले गए, पैरेलल ही तो हो रहा है ये। कहीं ऐसा तो हम नहीं किया ना हमने कि ये यहां पे था अब ये ऐसे करके हो गया, भाई इसने हमने एक्स एक्स और वाई एक्स को ऐसे घुमाया तो नहीं ना कहीं पर भी, हमने इसको पैरेलल ही रखा है। देखो ये एक्स एक्स अब यहाँ है, एक्स एक्स नया यहाँ पे आ गए, तो दोनों पैरेलल ही तो हैं ये। ऐसे ही वाई एक्स भी क्या है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। अभी तक जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है इसको बोलते हैं अपन पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो अपन करेंगे उसको अपन बोलेंगे रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशन का मतलब समझ में आ गया ना। अब आप एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को क्या कर दोगे, रोटेट कर दोगे। तो यहां पर जो सेकेंड टाइप का है ये बनता है रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशन इसको घूर्णन
रूपांतरण है ना, घूर्णन रूपांतरण बोल दो चलो। रोटेशन का मतलब घूर्णन हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया रूपांतरण। देखो इसको ओपन करेंगे, ये अपने पास एक्स एक्स और वाई एक्स है, ये वाई एक्स एंड ये एक्स एक्स। तो घूर्णन से मतलब है पकड़ के घुमा दो, पकड़ के घुमा देंगे तो वही होगा ना घूर्णन। तो यहां पर जैसे ये बन गया अब एक्स एक्स से, तो इसके भाई एक्स एक्स और वाई एक्स तो हमें पता ही है, ये तो परपेंडिकुलर होंगे। मैंने ओरिजिन को नहीं किया है बिल्कुल भी, ओरिजिन को मैंने बिल्कुल भी हिलाया नहीं है ना। ओरिजिन को अगर हिला देंगे तो वो किस में चला जाएगा, फिर ओरिजिन को अगर अपन हिला देंगे तो वो तो चला जाएगा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि ओरिजिन यहां से यहां पे आ जाता था उसमें, ठीक है। तो हमने ओरिजिन को बिल्कुल भी नहीं हिलाया, हमने क्या करा, हमने केवल इसके जो एक्स एक्स और वाई एक्स है उनको रोटेट करवा दिया। और मैंने मान लिया ये जो रोटेशन है ये कितना है, थीटा डिग्री का रोटेशन है। तो अब आपको किसी नए पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। जैसे मैंने मान लिया पॉइंट पी अपने पास ये था, एक्स और वाई दिशा में था, अपने पास एक्स वाई लोकेशन पे था, है ना। पॉइंट पी अपने पास एक्स वाई में था, ये अपने पास एक्स एक्स है और ये अपने पास ओरिजिनल वाई एक्स है। तो अब क्या बन गई, अब अपने पास चेंज होके इसको मैंने मान लिया एक्स डैश और इसको मान लिया मैंने वाई डैश। अब अपने पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है। देखो पहले अपन कहां से देखते थे, पहले अपन इसको यहां से देखा करते थे इस तरीके से। अब अपन इसको कहां से देखेंगे, अब अपन इसको देखेंगे यहां से, ऐसे बन गया। अब अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा ही चेंज हो गया। तो अब इसके चेंज होंगे कि नहीं होंगे, कोऑर्डिनेट चेंज तो होंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चेंज कोऑर्डिनेट होने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। देखो यहां पे लिखना है आपको एक्स, भाई जो चीजें बता रहा हूं ना मैं वो एज इट इज याद करते चलो आप। एक्स वाई इतने भी नहीं है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा या फिर कुछ हार्ड तरीके से बता रहा हूं ना, सिंपल वे में बता रहा हूं एकदम से। ये यहां पे एक्स और वाई लिखना है, यहां पे लिखना है आपको एक्स डैश एंड वाई डैश। अब आपको पता है एक्स और वाई तो क्या है, उसकी एक्चुअल में पोजीशन जो है, जो अपनी ओरिजिनल स्टेज में जो पोजीशन थी वो तो है एक्स वाई। एक्स डैश और वाई डैश क्या होगी, जो इसकी अब नई पोजीशन बनेगी पी डैश एक्स डैश एंड वाई डैश। हालांकि ये अपनी जगह तो वहीं पे रखेगा लेकिन लोकेशन तो चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो वही चेंज हो गया, तो लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन एक्स डैश और वाई डैश से बोलेंगे। तो एक्स डैश और वाई डैश निकालने के लिए अब आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक समझ लो, चाहे शॉर्ट मेथड समझ लो, कुछ भी समझ लो आप। यहां पे देखो सबसे पहले लिखना है आपको कोस थीटा और यहां पे लिखना है साइन थीटा। कोस थीटा से शुरुआत करनी है और साइन थीटा लिखना है आपको। यहां पे कुछ नहीं है, लिख दोगे भाई कोस थीटा और साइन थीटा ही तो लिखना है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। फिर करना है आपको कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन थीटा। और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा। ये लो बस ये याद रखना है। तो इस टेबल का मतलब क्या हुआ, ये टेबल का जो मतलब है ये हमें एक्स डैश और वाई डैश देगा। ये हमें क्या देगा, एक्स डैश और वाई डैश। कैसे देगा भाई, एक्स डैश और वाई डैश कैसे देगा, देखो एक्स डैश का फॉर्मूला इसमें बनेगा एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कोस थीटा, टेबल के अकॉर्डिंग जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, एंड वाई साइन थीटा प्लस। तो ये तो बन जाएगा इसमें एक्स डैश नया। वाई डैश क्या देगा हमें, वाई डैश हमें देगा एक्स माइनस साइन थीटा, माइनस नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो माइनस का एक्स साइन थीटा, फिर प्लस वाई कोस थीटा, रेस्पेक्टिवली अपन मल्टीप्लाई कर देंगे जो जिससे हो रहा है। ये हमें एक्स डैश और वाई डैश मिल जाएंगे। अब आपकी मर्जी है, या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो या फिर ये टेबल याद कर लो। भाई टेबल से आपको फायदा ये होगा कि जब कभी कभी क्या होगा कि ये आपको एक्स डैश और वाई डैश दे देगा, क्वेश्चंस को ज्यादा उलझाने के लिए क्या दे देगा, ये एक्स डैश और वाई डैश दे देगा और एक्स और वाई निकालना पूछ लेगा। तब क्या करोगे, यहां से दिक्कत हो जाएगी ना, फिर है ना, यहां से दिक्कत हो जाएगी। इस टेबल से आप वाइस वर्सा दोनों से कर सकते हो। आप एक्स डैश और वाई डैश तो निकाल ही सकते हो, इसके साथ साथ में आप एक्स और वाई भी निकाल सकते हो। देखो एक्स वाई कैसे निकालेंगे, अगर एक्स निकालना पूछे हमसे तो एक्स कैसे निकाल लेंगे, एक्स भाई एक्स कहां पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है एक्स ना, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एक्स डैश कोस थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। देखो ये क्या है, नेगेटिव है ना, ये कैसे लग गया, तो ये बन जाएगा माइनस का वाई साइन, वाई माइनस का वाई डैश साइन थीटा। ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना एक्स का। और वाई का अगर पूछे तो वाई कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है वाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कोस थीटा। कोई सा भी पूछे आपको, चाहे एक्स डैश पूछे चाहे वाई डैश पूछे या फिर एक्स वाई पूछे, आप कोई सी भी सिचुएशंस में आप इस टेबल से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो टेबल में क्या करो आप,
आप जब शॉर्ट नोट बना रहे हो ना, तो आप ऐसा करो कि ये पूरी टेबल बना लो और ये वाली चीजें रहने दो। ये आप कर सकते हो, हालांकि लिखना चाहो तो चलो लिख लो, फिर भी आपकी मर्जी है। ये आप इतना लिख सकते हो। समझ में आ गया ना? रोटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही, ठीक है, रोटेशन से या फिर पैरेलल से, दोनों से। अब कभी कोई क्वेश्चंस में आप, चलो आपको मैं बता ही देता हूं कोई एग्जांपल लेके, उसमें क्या होगा, दोनों चीजें साथ करेगा। दोनों चीजें साथ करने से मतलब है कि क्वेश्चंस आपको इस तरीके से बना हुआ मिलेगा कि ये आपने एक्स एक्स, ये आपने वाई एक्स ली, ये आपने एक्स एक्स ली। अब ये जो रोटेशन एक्स है ना, ये ओरिजिन को भी चेंज कर देगा और इसको रोटेट भी कर देगा। पहले ये ले जाएगा इसको यहां से यहां पे ले जाएगा, ठीक है। यहां पे ले जाने के बाद में ये लो इसने ऐसे बना दिया, ये आपका है। अब बताओ, देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या बनेगा नया, ठीक है ना। तो वहां पर आपको दोनों फॉर्मूले लगाने होंगे। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके बता देता हूं कुछ ऐसा ही, हालांकि आप, हम एग्जाम्पल में भी आगे खूब सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। है क्या इसमें? इसमें अभी नहीं है। चलो आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो वहां खूब सारे क्वेश्चन सोल्व आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तब बता दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट अपन पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, पर फिर भी लिख लो। चलो, क्या पता है कभी इन्हीं छोटी छोटी चीजों में, इनमें कभी अपन क्या हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, है ना, और ये चीजें भूल जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम का प्रेशर ही कुछ ऐसा ही होता है, नॉर्मल सी चीजें भूल जाते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला दो को पॉइंट के बीच में, जैसे मैंने मान लिया ये पॉइंट है आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। फिर भी रिवाइज करवा ही देता हूं मैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये पॉइंट P है, ये Q है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगी PQ, इसमें अपन मोड लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस है, कभी नेगेटिव आएगी नहीं, पॉजिटिव रहेगी। और ये अंडर रूट लेंगे अपन, किसका अंडर रूट लेंगे अपन, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस, सॉरी देखो हो गया ना गलती, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 हो जाती हैं। एग्जाम का प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है, वहां पर सिली मिस्टेक अक्सर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चीजों को, सारों को एकदम ध्यान में रखोगे ना, भाई शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है कि वहां पर आपको इजी से लेकर हार्ड तक सारी चीजें आप एक क्या करते हो, एक मतलब 4-5 पेज में पूरे टॉपिक को समेट लेते हो, ताकि जब आप रिवाइज करो ना फिर से उस टॉपिक को, तो आपको इतने सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने पाए, या फिर आपको अपने जो आपने पूरे नोट्स बना रखे हैं वहां पर आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 पेज में आपका सारा का सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ये तो है देखो एक्स और वाई में, अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर ये आर और थीटा में होता है, जैसे ये मैं रिलेशन ले लेता r1 थीटा 1, अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट की बात करता तो क्या होता भाई? तो तरीका यही होगा, या तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूं आपको ये याद होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको बस यही तरीका लगा सकते हो कि पहले इस पोलर को एक्स और वाई में चेंज करो, फिर इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। इससे अच्छा है आपको एक फॉर्मूला ही तो याद करना है, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका ये बनेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा। और यहां पे ये कोस थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा, सॉरी ये क्या आएगा? कोस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है बस। ये बेसिक सी चीजें आपको आती हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अब आएगा, जैसे सेक्शन फॉर्मूला, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, है ना। फिर भी मेरा काम है लिखाने का, आपको शॉर्ट नोट में सारी चीजें मैं आपको लिखवा दूंगा सारी, है ना। फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला, हिंदी में अगर बात करें तो विभाजन सूत्र, ठीक है। देखो ये अपने पास कोई लाइन है, इसका मतलब क्या होता है P, जैसे इसके मैंने मान लिए कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q पॉइंट है, इसके मैंने कोऑर्डिनेट मान लिए x2 y2। अब क्या होगा? विभाजन का मतलब होता है बांटना चीजों को। अब ये PQ लाइन है, इसको मैंने यहां पर बांट दिया, ठीक है। ये मैंने ले लिया M कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। और ये मैंने दे दिया कि ये पॉइंट है ना, चलो इसको A नाम दे देते हैं अपन, कि ये पॉइंट A, यहां पर मैंने बांट दिया इसको, कि ये जो पॉइंट A है, ये पॉइंट ए इस PQ लाइन को M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है? विभाजन कर रहा है। M1 और M2 रेशियो में इसको क्या कर रहा है? सेक्शन कर रहा है या डिवाइड कर रहा है। तो आपको इस A के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं,
ए के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया एक्स और वाई, तो ए के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो एक्स बराबर तो क्या होगा, ये तो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन, बस मेरा काम है फॉर्मूला बताना, आपको फॉर्मूला फिर से रिवाइज हो जाए, है ना। ये चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है कि m1 इसको इस तरीके से डिवाइड करेगा, ये इससे गुणा होगा, फिर ये इससे गुणा होगा ना, बस फॉर्मूला बताना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इतना एडवांस होना पड़ेगा आपको। फिर इसका बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये तो है इंटरसेक्शन का, सॉरी क्या है, ये इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है कि अगर ये अंतर विभाजन करे। ये कंडीशन ये भी बन सकती है कि ये कोई पॉइंट पी क्यू लाइन है अपने पास, पी और क्यू लाइन ये है, ठीक है। अगर ये पॉइंट क्यू यहाँ पे, ये जो पॉइंट ए है ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये रेशियो अगर m1 m2 है, देखो ए का रेशियो है ना, ए का जो रेशियो है ये आपको पी और क्यू दोनों के साथ देखना है, ठीक है। अभी m1 तो कौन सा बनेगा, m1 तो बनेगा a और p के बीच की डिस्टेंस, ये बनेगा m1 रेशियो। m2 क्या बनेगा, a और q के बीच की डिस्टेंस, तो ये बनेगा m1 और m2, ठीक है। रेशियो इस तरीके से आएगा कि जो पॉइंट a है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो लाइन को, उस लाइन का आपको दोनों सिरों से क्या लेना है, रेशियो लेना है, ठीक है। तो एक ऐसा नहीं है कि ये m1 और ये m2, ये तो PQ है, PQ का रेशियो थोड़ी है, ये तो PQ अपने पास ओरिजिनल लाइन है। रेशियो तो आपको जिस पॉइंट से आप इसको काट रहे हो वो लेना है ना। तो ये अपन बाह्य विभाजन की बात कर रहे हैं, आउटर सेक्शन की, ठीक है। तो AP का रेशियो m1, AQ का रेशियो m2, जिस तरीके से यहाँ पे लिया मैंने AP का रेशियो m1, AQ का रेशियो m2, वैसे ही आपको AP का रेशियो m1, AQ का रेशियो m2 ये लेना है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना, प्लस की जगह माइनस कर देना है बस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बराबर बन जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और y का क्या बनेगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। नेक्स्ट चले अब देखो, नेक्स्ट इसमें है कि मिडिल पॉइंट अगर हमें निकालना है, मिड पॉइंट अगर हमें निकालना है, देखो ये को PQ लाइन है ना, P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इस PQ लाइन का अगर हमें मध्य बिंदु निकालना है, इसका मिडिल पॉइंट निकालना है, जिसको मैंने A नाम दे दिया, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x और y। तो यहाँ पर A x y के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो x बराबर तो क्या होगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, और y बराबर क्या होगा, दोनों को घटा के, सॉरी y1 घटा के क्या, दोनों को जोड़ना ही है भाई। x बराबर तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो एक थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है कि अगर अपने पास ये है ना, PQ लाइन है, जैसे P के कोऑर्डिनेट x1 y1 यही मानते हैं अपन, और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। अब इतनी देर तो अपन कोई पॉइंट P का ले रहे थे, इसमें हमने मिड पॉइंट निकाला, अगर m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो हमने पॉइंट निकाला। अगर मैंने ले लिया कि इसको कोई लाइन है, ये जैसे लाइन है, ये कोई भी लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन है ये, और स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये अपने पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इस PQ लाइन को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो इसका हमें रेशियो निकालना है। ये रेशियो मैंने मान लिया m1 और m2 है रेशियो, ठीक है। m1 m2 रेशियो में अगर ये डिवाइड करे तो ये रेशियो क्या आएगा, ये रेशियो अपने पास आएगा, देखो अपने पास स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, अपने पास P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, अपने पास Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो रेशियो क्या मिलेगा, m1 अपॉन m2, ये हमें मिलेगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस सी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके बता देता हूं। जैसे मेरे पास P के कोऑर्डिनेट 2 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट 1 4 है, ठीक है, ये PQ लाइन है। अब ऐसी लाइन, देखो क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्या पता ये इसको इंटरसेक्शन करे कि नहीं करे। देखो ये है -1 एंड 1 5 7, देखो ये ले लो आप, -1 1 और यहां पे 5 7, और लाइन का इक्वेशन है अपने पास ये है
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। जैसे ये PQ लाइन है और ये लाइन दे दी इसने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये लाइन इस PQ लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। सॉरी देखो क्वेश्चन अपने पास ये है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट -1 1, Q के कोऑर्डिनेट 5 7, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 किस अनुपात में विभाजित करती है। क्वेश्चन अपने पास इस लैंग्वेज में आएगा, तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला ये अपने पास लिखा है तो माइनस का साइन लगाना है। ax1 a की जगह पहले इसको है ना स्टैंडर्ड में चेंज कर लो, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में, तो ये बनेगा x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a क्या है, a है आपका x का कोफिशिएंट जो कि 1 है, b क्या है y का कोफिशिएंट जो कि भी 1 है, और c क्या है -4। तो यहाँ पे लिख लो साइड में a कितना 1, b कितना 1, c कितना -4। तो यहाँ पे क्या लेना है ax1, ax1 कितना -1, देखो x1 की जगह यही लेते हैं ना p के कोऑर्डिनेट, तो 1 -1 तो ये आ गया -1, फिर प्लस b की जगह कितना 1, y1 कितना, y1 अपने पास ये होगा +1 है तो ये भी कितना 1 आएगा, प्लस c यहां से कितना है, c माइनस का 4 है तो ये माइनस का 4 अपॉन ax2, a1 है x2 कितना 5, प्लस by2 कितना by2 है ना, और y2 कितना 7, b तो 1 ही है, देखो b तो 1 ही है ना, तो ये 7, फिर माइनस का 4, ये रेशियो निकाल लो। तो देखो क्या आया, ये कैंसिल हो गया और ऊपर तो बचेगा प्लस का 4 और नीचे आएगा आपके पास कितना 6 क्या सॉरी 8, तो ये आ गया 1:2। तो ये जो लाइन है ना ये इसको 1:2 में क्या करती है, इंटरसेक्शन करती है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, अगर ये रेशियो क्या आ जाए माइनस में, अगर ये रेशियो आ जाता है, अगर ये रेशियो माइनस में आ जाता है इसका मतलब वो इसको बाह्य विभाजित करती है, अगर ये रेशियो पॉजिटिव आता है इसका मतलब ये इसको इंटरसेक्शन करती है। बस एक चीज ये ध्यान में रखना, माइनस का मतलब बाह्य विभाजन आउटर सेक्शन, और प्लस का मतलब अंत विभाजन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही है, इसमें इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर वही लाइन है PQ, अगर इसको अपन ये निकालें कि ये जो PQ लाइन है x1 y1 और Q x2 y2, इसको हम निकाल रहे हैं कि इस लाइन को x किस अनुपात में विभाजित करेगा और y किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो हमें तो ये तो पता ही है ना कि ये लाइन जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी के लिए मुझे पता है कि कोई भी लाइन इसको किस अनुपात में विभाजित करती है, फिर से लिख लो चलो, ये करती है माइनस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, ठीक है। अब आपको अलग से कोई चीज याद नहीं रखनी, ये हमने किसके लिए निकाला, ये हमने निकाला लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला निकाला, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं x के लिए कि ये जो PQ है, इस PQ को जो आपका x है ये किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो x क्या होता है, x भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, और x का इक्वेशन क्या होगा, y बराबर 0, ठीक है। अगर इन दोनों से अपन कंपेयर करें तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, बस फर्क क्या है, यहाँ पे x नहीं है तो a 0 बन जाएगा, b कितना है, b 1 है, और c कांस्टेंट भी 0 है, ठीक है। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में ही तो है, ये a 0 हो गया, c 0 हो गया, b 1 हो गया, बस यही तो है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन के लिए तो फॉर्मूला जानते ही हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस का साइन, a 0 और c 0 0 बन गया, केवल b की टर्म बचेगी, तो ये बचेगा केवल अपने पास माइनस का b y1 अपॉन b y2। देखो b से b कैंसिल हो गया तो आएगा अपने पास माइनस का y1 अपॉन y2। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा हुआ होता है आपके पास, और ये आया कहां से, ये यहीं से तो आया है। अब आपको डायरेक्ट अगर ये याद करना है तो ये याद कर लो, है ना। और अगर y से निकालना है तो y का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0 होता है, तो यहां पर a कितना 1, b कितना 0 और c कितना 0, ठीक है। तो जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये रेशियो क्या आएगा, देखो b और c वाली टर्म ये दोनों 0 हो गई, ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है। बची क्या, a वाली बची, तो माइनस का ax1 अपॉन ax2, तो a से a कैंसिल आएगा, माइनस का x1 अपॉन x2। अब डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिखा होता है,
मर्जी है आपकी। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कैसे भी होने चाहिए। ये वाला, ये तो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के लिए, ये है आपका xx के लिए, और ये है आपके लिए yx के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ये तीन फॉर्मूले आप याद करो, कैसे भी करो चाहिए। अब देखो नेक्स्ट अपन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और वो है देखो चार एक जैसी चीज पढ़ेंगे अपन। सर्कल अपन पढ़ेंगे, ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल के बारे में अपन कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो ट्रायंगल में आपने नाम सुने होंगे, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। देखो आपने ट्रायंगल का सेंटर सुना है ना, जिसको हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। ट्रायंगल का आपने इन सेंटर सुना है, जिसको अंतः केंद्र बोलते हैं। ट्रायंगल का आपने परिकेंद्र सुना है, जिसको आप बोलते हो परिकेंद्र को सरकम सेंटर बोलते हो, या फिर आप ट्रायंगल का आपने लंब केंद्र सुना होगा, जिसको आपने ऑर्थो सेंटर बोलते हो। ये चार आपके पास सेंटर होते हैं ट्रायंगल में, है ना। और ये चारों ही अलग अलग होते हैं, इनके बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती, चारों ही अलग अलग होते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है भी, ये कौन सी ऐसी चीज है जो इन चारों को अलग अलग बनाती है, ये बताने वाला हूं मैं अभी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल का सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। अब मेरी मानो ना, तो हिंदी वाली टर्मिनोलॉजी आप कम से कम याद करो, है ना। इसको केंद्रक को कभी ये केंद्र लिख देगा, कभी ये इसका गुरुत्व केंद्र इसको लिख देगा, पता नहीं हिंदी में कुछ अलग अलग नाम से ये लिख के दे देगा, लेकिन इंग्लिश में केवल सेंटर नाम ही दिया होगा इसको, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल का सेंटर क्या होता है और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये आपको देखना है। जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ट्रायंगल तो है ना अपने पास शेप में, चलो वो ये ट्रायंगल बनेगा, है ना। इसको छोड़ो, चलो अपन बना ही लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा समबाहु मिलता है हमें, और समबाहु में ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होती। हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल लिया मैंने ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल लिया। अब देखो हमेशा जब मैं डिनोट करूंगा ना इसको, तो इसी तरीके से डिनोट करूंगा। और जो A वर्टेक्स के सामने वाली साइड है, इसको मैं स्मॉल a मान रहा हूं। B वर्टेक्स के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल b मान रहा हूं, एंड C वर्टेक्स के सामने वाली साइड को मैं मान रहा हूं स्मॉल c, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC। अब मुझे सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, वर्टेक्स A से, ध्यान से सुनना, किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन आएगी उसको अपन बोलेंगे उसकी माध्यिका या फिर मीडियन। देखो इसका वर्टेक्स A, इस वर्टेक्स A से अपोजिट साइड कौन सी, BC। इस BC साइड का जो मिड पॉइंट आएगा, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु यहां पे आएगा। इस मध्य बिंदु और इस वर्टेक्स A को जब अपन ज्वाइन करवा देंगे, तो ये जो लाइन हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी माध्यिका कहलाएगी। ये जो AM लाइन है, इसको मैंने M नाम दे दिया, ठीक है। ये जो AM लाइन है, ये AM लाइन क्या कहलाएगी, इसकी माध्यिका कहलाएगी। याद हो जाएगा। और ऐसे ही अपन हर एक वर्टेक्स पे अपन ये चीज अप्लाई करेंगे। जैसे B वर्टेक्स को अपोजिट साइड AC के मिड पॉइंट से अगर मिला देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो इसकी अलग से एक और माध्यिका बन जाएगी। ये जैसे BC का मिड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, सॉरी AC का मिड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, और इसको मैंने ये ज्वाइन करवा दिया, तो ये भी माध्यिका है, ठीक है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया N, और ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, और इसको मैंने नाम दे दिया O, ठीक है। O नहीं, चलो और कोई नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं जैसे, ठीक है। और यहां पर मैंने इनको ज्वाइन करवा दिया। अब ये जो लाइन है आपकी AM, BN और CP, ये तीन लाइन है, ये क्या कहलाती हैं, इसकी माध्यिका या फिर मीडियन। याद रहेगा क्या भाई, माध्यिका क्या होती है, वर्टेक्स को अपोजिट साइड की मध्य बिंदु या मिड पॉइंट से मिलाने पर जो लाइन मिलेगी वो कहलाएगी इसकी माध्यिका। अब ये जो माध्यिका होती है ना, ये ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे ये अपने पास ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल की ये मैंने माध्यिका ड्रॉ कर दी, ठीक है। मिड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे ना, मिड पॉइंट यहाँ पे, तो ये मैंने इसकी माध्यिका ड्रॉ कर दी। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है ट्रायंगल, ठीक है ना। तो माध्यिका का इसी कारण इसको अपन माध्यिका यानी एकदम मध्य बिंदु से क्या करती है, उसको डिवाइड करती है, तो वो माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है। अब यहाँ पे जो हमें इन तीनों माध्यिका से जो ये
पॉइंट मिला, तीनों माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तीनों माध्यिका का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका केंद्रक कहलाता है। और इस केंद्रक को अपन जनरली जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। हालांकि कभी कभी इसका नाम आपको गुरुत्व केंद्र भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी ध्यान दे लेना भाई। गुरुत्वीय केंद्र भी इसका नाम आपको देखने को मिल देता है, तभी अपन इसको जी से डिनोट करते हैं। जी का मतलब ग्रेविटेशनल सेंटर, ग्रेविटेशनल सेंटर भी इसका नाम आपको देखने को मिल सकता है। तो जी क्या हुआ, समझ में आया क्या? जी वह पॉइंट होता है, केंद्रक वह पॉइंट होता है जो माध्यिका के तीनों माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तीनों माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, उसको अपन केंद्रक बोलते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D पढ़ रहे हैं, तो हमें केंद्रक के निर्देशांक पता होना चाहिए। जैसे मैंने ए के कोऑर्डिनेट, चलो मैंने x1 y1 मान लिए, बी के कोऑर्डिनेट मैंने अगर x2 y2 मान लिए, ऐसे ही सी के कोऑर्डिनेट अगर अपन x3 y3 मान रहे हैं, तो जी के कोऑर्डिनेट मैंने x और y मान लिए। चलो, तो यहां पर मुझे जी, ये है ना जी गुरुत्व केंद्र, या फिर सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, तो x बराबर हमें मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, एंड y हमें कितना मिलेगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये बनते हैं आपके इसके कोऑर्डिनेट, किसके? सेंटर के। सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? ये है इतना सेंटर में, जिसको जी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आप में इसमें सेंटर आता है इन सेंटर। क्या आता है? इन सेंटर, हिंदी में जिसको बोलते हैं अपन अंतः केंद्र। क्या बोलते हैं? अब देखो ये अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र समझने के लिए सबसे पहले वही करेंगे अपन, ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया ABC, ठीक बात है। ये साइड A, ये साइड B एंड ये साइड C, ठीक है। अब देखो सेंटर, इन सेंटर जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो एंगल A बन रहा है, एंगल जो A बन रहा है, इसको मैंने क्या कर दिया, ये एंगल पूरा A बना, तो इसको मैंने बाइसेक्ट कर दिया। अब ये आगे जाके इस BC साइड को कहीं पर भी काटे, ये हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या करा, इस एंगल को दो भागों में डिवाइड करते हुए क्या कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी। मतलब इस एंगल A का मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया है। बाइसेक्टर का मतलब अंतः समद्विभाजित। क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजित। तो मैंने एंगल A का क्या ले लिया, बाइसेक्टर ले लिया। ऐसे ही मैंने एंगल B का भी क्या ले लिया, बाइसेक्टर ले लिया। अब अपोजिट साइड को ये कहीं पर भी जाके इंटरसेक्ट करे, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको इस एंगल को दो भागों में बांटती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एंगल C का बाइसेक्टर ले लिया। अब होगा ये कि ये तीनों बाइसेक्टर है ना, ये तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये जरूरी होगा। ये यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ही आपका इन सेंटर होगा, जिसको अपन जनरली I से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं अपन? इसको I से डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें होगा क्या, इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, I तो आपको मिल गया। I कैसे मिला? अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या होगी, वर्टेक्स के बाइसेक्टर, तीनों वर्टेक्स के, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के एंगल बाइसेक्टर जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, वो पॉइंट क्या कहलाता है, उसका अंतः केंद्र या फिर इन सेंटर कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस देखो, ये वाली, इसको मैंने MPQ नाम दे दिया। तो ये IP जो डिस्टेंस है, देखो इसको I नाम दिया ना, IP डिस्टेंस, IQ डिस्टेंस, IM डिस्टेंस। देखो क्या, IP, IQ और IM ये नाम दिया ना। ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इसमें क्या होंगी, ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी। अब अगर ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, तो यहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं क्या? ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ना, ये पूर्णतः इस ट्रायंगल के अंदर रहेगा। ये सर्कल कहां रहेगा? इस ट्रायंगल के अंदर रहेगा। और इस सर्कल को अपन बोल देंगे अंतःवृत्त। क्या बोलेंगे? अंतःवृत्त बोल दो या फिर इन सर्कल बोल दो, ठीक है। ये है आपका इन सेंटर। इन सेंटर ये होगा, ठीक है। इन सेंटर के बाद में, हालांकि इन सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट ज्यादातर नहीं पूछे जाते, फिर भी देख लो, अगर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट XY हैं, जैसे यहां पर मैंने लिया X1 Y1, यहां पर लिया मैंने X2 Y2, यहां पर मैंने लिया X3 Y3, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे?
इन सेंटर के कोऑर्डिनेट जो हैं ये बनेंगे ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, जहां पर ए बी सी क्या है, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए एक्स वन, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लो, प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आपको मिलेगा x, और y कितना मिलेगा, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या है, देखो ये साइड है, ए साइड बी साइड और सी साइड, ठीक है। ये आपको इन सेंटर मिल जाता है। इन सेंटर के बाद में जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आता है किसका, सरकम सेंटर का। सरकम सेंटर जिसको अपन बोलते हैं परिकेंद्र, ठीक है। देखो परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र में अपन यही बनाते हैं, है ना। मैंने ट्रायंगल बना लिया एक, ए को मैंने नाम दे दिया x1 y1, बी को मैंने नाम दे दिया x2 y2 एंड सी को मैंने नाम दे दिया x3 y3। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पे आज, है ना, पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है एकदम। देखो ए x1 y1 बी x2 y2 एंड सी x3 y3 नाम दे दिया मैंने। अब देखो सरकम सेंटर बनाने के लिए क्या करना होगा, सरकम सेंटर बनाने के लिए मुझे अब वर्टेक्स से मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं करूंगा जैसे यहां पर है, ये आपकी साइड क्या ए के जो अपोजिट साइड ये बीसी है, तो बीसी का मैं यहां पे क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा इसके एकदम मिडिल से। तो यहां पर इसको लंब समद्विभाजक जिसको बोलते हैं, तो यहां पर ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब इसका मिड पॉइंट भी लेना है, बीसी का मिड पॉइंट, ये बीसी के मिड पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर लगा दिया ऊपर की तरफ। ऐसे ही एसी का जो मिड पॉइंट है यहां पर, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना। ऐसे ही एबी का जो मिड पॉइंट है यहां पर, इससे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे। और ये जो तीनों परपेंडिकुलर है, ये जिस पॉइंट पर आके एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिस पॉइंट पर आके एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं सरकम सेंटर। और इस सरकम सेंटर को अपन जनरली जैसे ओ से डिनोट करते हैं, ओ लिखा है यहाँ पे, तो ओ से अपन इसको डिनोट करते हैं। अब इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा कि जो ओ ए डिस्टेंस है, ओ बी डिस्टेंस है, और जो आपकी ओ सी डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी, जैसे ओ ए, ओ बी और ओ सी डिस्टेंस, ये तीनों अगर डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी तो इनको अपन क्या करेंगे, एक सर्कल की रेडियस के रूप में बना सकते हैं। तो ये जो सर्कल बनेगा इसको बोलते हैं अपन सरकम सेंटर। सॉरी, सरकम सेंटर तो ये हो गया, तो इसको बोल देंगे सरकम सर्कल, परिवर्त इसको बोल देते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट अपन डायरेक्ट निकाल भी नहीं सकते, बस आपको ये बताना था कि सरकम सेंटर कैसे बनता है। एंड फोर्थ है इसमें लास्ट ऑर्थो सेंटर, जिसको अपन बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है। लंब केंद्र क्या होगा, देखो ये मेरे पास ट्रायंगल एबीसी, अब लंब केंद्र होगा ये कि यहां से इस वाले ए साइड से अपोजिट साइड पे लंब डालना है। अब वो लंब कहीं पर भी जाए, मिड पार्ट में जाए या फिर कहीं पर भी जाए, आपको परपेंडिकुलर डालना है बस। ए से बीसी पर परपेंडिकुलर ये डाल दिया, बी से एसी पर परपेंडिकुलर ये डाल दिया, और सी से एबी पर परपेंडिकुलर ये डाल दिया। तो यहां पर ये जो पॉइंट मिला है आपको, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका ऑर्थो सेंटर। ओ या फिर कोई भी नाम इसमें दिया गया होगा, इस ये एच से बोल रहा है ये, तो हम भी एच से कर देते हैं, चलो इसको अपन डिनोट करते हैं ऑर्थो सेंटर को एच से, ठीक है। ये चार अलग अलग पॉइंट है, रिवीजन करवा देता हूं मैं फिर से आपको। देखो जैसे सेंटर है, सेंटर को अपन बोलते हैं त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। फिर आगे हमने देखा इन सेंटर। इन सेंटर होता है कि वर्टेक्स से जो एंगल वर्टेक्स पे बन रहा है ना, ए पे जो एंगल बन रहा है, तो उसके एंगल बाइसेक्टर,
ए के एंगल बाइसेक्टर, बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर। त्रिभुज के तीनों कोणों के जो एंगल बाइसेक्टर हैं जहां पर भी आके मिलते हैं उसको अपन इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर को सेंटर मानते हुए, इन सेंटर को सेंटर मानते हुए बनाया गया वृत्त जो है वो क्या कहलाता है? इन सर्कल कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता है। फिर हमने देखा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर होगा कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक, त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? उसका सरकम सेंटर कहलाएगा। अब देखो ये लंब समद्विभाजक ही तो है, ये इसके एंगल बाइसेक्टर ही तो है, परपेंडिकुलर जो बन रहे हैं, तो ये जहां पर भी मिलेंगे ये सरकम सेंटर पे मिलेंगे। ऑर्थो सेंटर मैंने अभी बताया कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर बनाया गया लंब, तीनों जो लंब है वो जहां पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वो एच पे करेंगे, वो ऑर्थो सेंटर होगा। अब देखो होगा ये कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, सॉरी समबाहु के लिए इक्विलेटर जो ट्रायंगल होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसको अपन समबाहु बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज में ये चारों जो सेंटर बनेंगे, चारों सेंटर क्या होंगे? एक ही पोजीशन पे होंगे। जैसे ये मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया है ना, तो यहां पर जो मैंने बनाया, जैसे इसकी माध्यिका भी यहां पर ही काटेगी, यही इसका परपेंडिकुलर होगा, यही इसका इन सेंटर होगा, यही इसका सरकम सेंटर होगा, यही इसका इन सेंटर होगा और यही इसका सेंटर होगा। समबाहु त्रिभुज में चारों के चारों सेंटर एक ही पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाए ना कि समबाहु त्रिभुज का आपको ऑर्थो सेंटर निकाल के बताओ, तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का मैंने कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं आपको निकालने के लिए। तो ऑर्थो सेंटर है वही तो सेंटर है, सेंटर का तो बताया है ना, इन सेंटर का तो बताया है ना, तो वही चारों सेम होंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं। एक और कॉन्सेप्ट देख लो चलो आप, वो काफी ज्यादा यूजफुल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अंतिम पड़ाव की तरफ है अपने बेसिक में, नेक्स्ट क्लास में ही क्वेश्चन हो पाएंगे। मैंने सोचा था कि क्वेश्चन करवा दूंगा आपको इसी क्लास में स्टार्ट, लेकिन चलो कोई नहीं। देखो अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हालांकि ट्रायंगल निकालने के लिए, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए खूब सारे फॉर्मूले होते हैं अपने पास। जैसे ट्रायंगल का एरिया है ना, अगर अपने पास ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन होती है तो अपन हीरोन्स फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बी इंटू एच से अपन निकाल लेते हैं, आधार गुणा ऊंचाई से, है ना। ऐसे ही अपने पास अगर ऐसे करके होता है ट्रायंगल में, जैसे ये साइड ए गिवन है, ये साइड बी गिवन है और ये एंगल थीटा गिवन है, तब अपन ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा। खूब सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना। अगर अपने पास कोऑर्डिनेट गिवन है तब अपन एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का? कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स हैं ट्रायंगल के, जैसे ये एबीसी ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स जैसे x1 y1 है, इसका वर्टेक्स जैसे x2 y2 है और इसका वर्टेक्स जैसे x3 y3 है। तो अब अपन उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको ट्रायंगल का एरिया, जिसको मैं सीधा ट्रायंगल से डिनोट कर रहा हूं, है ना, एक मैट्रिक्स को सोल्व करना होगा आपको। तो ये मैट्रिक्स बनेगी x1 y1, x2 y2, x3 y3, बची पोजीशन पे 1 1 कर दो, है ना। और ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का जो आएगा एरिया, उसको आपको 2 से डिवाइड कर देना है। इस डिटरमिनेंट के का जो आंसर आएगा उसको जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपको ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक तो तरीका ये होगा लिखने का, एक तरीका होगा ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर से लिखो x1 y1 और इसको काट दो यहां से। इसका मतलब है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो 1/2 मल्टीप्लाई x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस, अब ये सारे प्लस के ही होंगे इसमें। इसका मतलब है x3 y1 माइनस x1 y3, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। ये तीनों जो मेथड लिखे हैं मैंने, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने की है। हालांकि ज्यादातर है ना आपको ये काम में लेना होगा, क्योंकि ट्रायंगल में आपको इस तरीके से करोगे। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा जब इसमें अपन सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी अपन चतुर्भुज का एरिया निकालना भी सीखेंगे इसमें। लास्ट कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ चतुर्भुज को क्या बोलते हैं भाई? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं क्या? क्वाड्रिलेटरल का अगर एरिया पूछेगा तो
ये क्वाड्रिलेटरल मैंने कोई भी ले लिया, ए x1y1 है ना, बी x2y2, सी x3y3 एंड डी x4y4 है। तो उसका एरिया निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। जैसे क्वाड्रिलेटरल को मैंने इस तरीके से बोल दिया, और ये 1/2, और यहाँ पे लेना है x1y1, x2y2, x3y3, x4y4, और यहां पर फिर से x1y1, जहां से स्टार्ट किया था ना वहीं पे खत्म कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका एरिया निकालने के लिए। तभी मैंने आपको जो ट्रायंगल का एरिया है ये इस फॉर्म में लिखा है। हालांकि आप ये फॉर्म भी याद कर सकते हो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, लेकिन ये वाला ज्यादा याद करो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला इसलिए याद करोगे क्योंकि जब अपन चतुर्भुज का एरिया निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल का, तब यही फॉर्म आपको याद करनी है। इसके लिए आप मैट्रिक्स ये नहीं बनाओगे, मैट्रिक्स नहीं बनाओगे इसके लिए, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन क्या होगा, x1y2 माइनस x1y2 है ना, जो मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको सोल्व कर लेना है। आपको ट्रायंगल जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आपको मिल जाएगा। अब और इसमें मेरे हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट इसमें बचता नहीं है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो थे हमने पूरे कर लिए। हालांकि कुछ एक बनते हैं, वो अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक बचता है, देखो ये कर लो आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब उसकी भुजाओं के समीकरण है, ये कर लो। देखो देखो ट्रायंगल का एरिया वाला ही है ये। जैसे मैंने मान लिया ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया एक तो हमने उस कंडीशन में निकाला जब अपने पास इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट थे। अब मान लिया मैंने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं है, अपने पास जो तीन लाइन बन रही है, ए बी लाइन बन रही है, बी सी बन रही है और ए सी बन रही है, इन तीनों लाइंस के इक्वेशंस है अपने पास। जैसे ए बी का इक्वेशन मैंने मान लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका मैंने मान लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बीसी लाइन का। और एसी लाइन का मैंने मान लिया a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये अगर हमें तीनों लाइन का इक्वेशंस दे दे तब हमें इसका एरिया कैसे निकालना है। तब आपको देखो एरिया निकालने का ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। आपको पहले तो एक मैट्रिक्स बनानी है ना, मैट्रिक्स बनानी है जिसमें आपको लेना है a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। सिंपल है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहां पे a3 b3 एंड c3 ये ले लिए। अब यहां पे जगह खाली क्यों छोड़ी है मैंने, यहां पर लेना है आपको 1/2 कैपिटल C1 कैपिटल C2 एंड कैपिटल C3। अब ये बताओ C1 C2 C3 जो मैंने लिखे हैं वो क्या है। देखो C1 C2 C3 मैंने लिखे हैं, ये है आपके कैपिटल C1 क्या है, माइनर ऑफ C1। ये जो C1 है इसका माइनर है। अब ये C1 का माइनर कैसे निकलेगा, ये मैं निकाल के बता देता हूं। C1 का माइनस कैसे निकलेगा, ये इग्नोर कर दो, बचेगा क्या a2 b3 माइनस a3 b2, a2 b3 माइनस a3 b2। ये है C1 की वैल्यू, तो C1 की जगह ये आएगा। हालांकि दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो यहां पर अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू जब ये करेंगे ना तो ये हम न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करके यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन पहले मैट्रिक्स लिखेंगे। मैट्रिक्स लिखने के बाद में यहां पर 1/2 C1 का माइनर, जब C2 का माइनर निकालेंगे तो ये बन जाएगा। देखो C2 जो है ये क्या है, ये देखो कैपिटल C1 लिखा है मैंने और ये स्मॉल c1 है। कैपिटल C2 जो है वो क्या है, माइनर ऑफ स्मॉल c2। अब स्मॉल c2 क्या है, ये रहा अपने पास। इसका जब माइनर निकालेंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इग्नोर करेंगे, बचा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। a1 b3 माइनस a3 b1, ये इसका माइनर हो गया। ऐसे ही C3 का माइनर क्या बन जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। इस तरीके से इसके माइनर यहां पर पुट करके इसका डिटरमिनेंट सोल्व करके अपन इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और वो किस कंडीशन में निकाला हमने, जब अपने पास तीनों साइड के इक्वेशंस अपने पास गिवन थे, ठीक है ना। तीनों साइड के हमने वर्टेक्स के जब कोऑर्डिनेट थे उस कंडीशन में भी एरिया निकालना सीख लिया है। हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना सीखा। हमने ट्रायंगल के खूब सारे सेंटर देखे, 4 जो सेंटर बनते हैं, सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, उनके बारे में भी हमने काफी ज्यादा पढ़ा है। अब जो देखो, मुझे नहीं लगता पॉइंट के बारे में मुझे अब यहाँ पर कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर आते थे, पर फिर भी आपने ये क्लास ले ली, रिवाइज कर लिया सारा कुछ, तो आपको अच्छे से रिवीजन भी ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में अपन
करेंगे क्वेश्चन सोल्व। हालांकि देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था आज भी, मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट तो बता दूंगा लगभग आधे घंटे में, और बचे भी आधे घंटे में अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखो क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए लेकर आया था मैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन वैसे ही है, क्वेश्चन सारे अब दबादब सोल्व होंगे एकदम से। कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया है ना, तो क्वेश्चन देख लेना कितने अच्छे से अब आपके सोल्व होने वाले हैं, कितने जल्दी क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सीरीज के साथ। क्वेश्चन जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं पॉइंट में, वो इसमें क्वेश्चन लगभग 60-70 क्वेश्चन है ना, 70 क्वेश्चन है। देखो 70 जो भी है, 72 क्वेश्चन है। 72 क्वेश्चन अपन 4-5 क्लासेस में अपन क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद अपन पॉइंट के बाद में स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही सीक्वेंस में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपन आगे के टॉपिक है वो कवर करते चलेंगे, लेकिन ध्यान से एकदम अच्छे से सोल्व करेंगे। ऐसे ही नहीं है रान कटी करके 72 क्वेश्चन है तो ये तो इजी क्वेश्चन है, चलो छोड़ दो इनको, है ना। मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।